बाबा जिसके अलग अलग राज्यों में करीब 25 आश्रम और अकूत संपत्ति संभालने वाले ट्रस्ट हैं, जो लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है और जिसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी। वो बाबा जो दान न लेने का दावा करता है, फिर भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। कैसे, कहां से आता है बाबा के पास पैसा? कौन सा अलादीन का चिराग उसके हाथ लग गया है जिससे नोटों की बारिश होती चली गई है? चलिए पूरी कहानी को इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बाबा के 100 करोड़ के साम्राज्य का सच क्या है? नहीं लेता था दान, ट्रस्ट ही सोने की खदान। सौ करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन, लग्जरी कारों का काफिला, आलीशान आश्रम और 80 सेवादार। ये शान शौकत भोले बाबा की, उस बाबा की जो दावा करता है कि एक पैसा भी दान नहीं लेता। सवाल यहीं से उठता है कि जब दान नहीं लेता तो करोड़ों का साम्राज्य कैसे? अरे परमात्मा की कितनी मेहर है आप लोगों तक। अगर संस्कार न हो तो आप आना नामुमकिन का संभव। आज हम आपको बाबा की सोने की खान में लेकर चलेंगे, पड़ताल करेंगे उस पहलू की जिसके लिए इस तरह के पाखंडी धर्म का सहारा लेकर अपना धंधा चलाते हैं। हम अपनी पड़ताल में बाबा के काले साम्राज्य के सच को समझाने की कोशिश करेंगे। दर्जनों आश्रम की कहानी बताएंगे, हर आश्रम के नाम पर बने ट्रस्ट की कहानी बताएंगे, बाबा के सोने की खदान में दान करने वाले दानवीरों की लिस्ट बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं, लेकिन काले को सफेद करने वाले राज से भी पर्दा उठाएंगे। हमने जब बाबा के काले साम्राज्य की पड़ताल शुरू की तो सबसे पहली कड़ी यानी इनकम का सोर्स उसके आश्रम ही नजर आए। यूपी सहित कई राज्यों में बाबा के कुल 25 आश्रम हैं। हर आश्रम का एक ट्रस्ट होता है। हर ट्रस्ट में अलग अलग दान आते हैं। ट्रस्ट में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। न्यूज 18 के कैमरे पर कई गवाहों ने बाबा के डर से बोलने से इनकार किया, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने दावा जरूर किया कि सरकारी नौकरी पर बैठे ये लोग अपनी काली कमाई ट्रस्ट में खपाने का काम करते हैं। हम इस दावे की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं, आखिर 20,000 से 25,000 की नौकरी करने वाले लोग ये लाखों में दान कहां से लाते हैं? बाबा के खेल के दो पहलू हैं, एक आश्रम और ट्रस्ट, दूसरा सत्संग। आश्रम में कोई भी दान कर सकता है, जबकि सत्संग में सिर्फ हम कमेटी के जरिए ही खर्च का पैसा जुटाया जाता था। यहीं से हम कमेटी का खेल शुरू हो जाता है। मान लो आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सीधे संदेश हम कमेटी के पास भेजता था। फिर हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतजाम तक का जिम्मा संभालती थी। अब जरा हम कमेटी के रोल को समझते हैं। एक हम कमेटी में 80 से 90 लोग होते हैं। हम कमेटी के पास दो काम होते हैं। पहला, सत्संग के लिए फंड जुटाना, दूसरा सत्संग का प्रचार और इंतजाम। यह हम कमेटी सीधे बाबा के संपर्क में होती। लेकिन यहां से सवाल उठता है कि हम कमेटी के पास पैसा कहां से आता है? हम कमेटी में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। कमेटी के यही लोग सत्संग का पैसा लगाते हैं। पैसे समाज के कारोबारी और बड़े लोग देते हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा खेल होता है। हम कमेटी के जरिए जो पैसा सत्संग के नाम पर खर्च किया जाता है, क्या वो एक नंबर का होता है? ये भी एक बड़ा सवाल है।
बाबा के भक्त आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी भी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग आते हैं जो कि बाबा के भक्त हैं। वहीं ऐसे भक्त दान लिस्ट में अपना नाम लिखवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाबा के पास ऐसे भक्तों के लिए एक गुप्त दान का ऑप्शन है। लोग ये भी बताते हैं कि यही गुप्त दान बाबा के लिए सोने की खदान है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम, यह आश्रम 20 एकड़ में फैला है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में ये जमीन बाबा को दान में दी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया के नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहाँ नहीं आए। कासगढ़ में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी के बिछवा में 20 बीघे में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघा जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। यानी एक तरफ आश्रम और ट्रस्ट और दूसरी तरफ हम कमेटी। बाबा की कमेटी का खेल समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हाथरस केस है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पहले एक इंजीनियर था। भला एक इंजीनियर की तनख्वाह कितनी रही होगी जिसके आधार पर उसने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया? इसका सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए बाबा का सारा खेल उजागर हो जाएगा। बाबा की कमेटी का खेल समझने का सबसे अच्छा उदाहरण हाथरस केस है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पहले जूनियर इंजीनियर था। भला एक इंजीनियर की कितनी तनख्वाह रही होगी जिसके दम पर उसने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको बाबा का खेल समझ आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हाथरस की घटना के बाद एक तरफ पुलिस एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ कुछ सियासतदानों को मातम पर राजनीति करने का मौका मिल चुका है। पहले अखिलेश यादव ने 121 लोगों की मौत के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, तो अब राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया, जिस पर बीजेपी की तरफ से सियासत नहीं करने की नसीहत दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मेरी बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का ही सहारा खत्म हो गया भैया। क्या कहा जब आपसे मुलाकात हुई है? यही कहा था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ क्या कहते हैं इसकी अपील करूँगा। उन्होंने अब भाषण दिया है कि पीड़ितों को सही वो मिले, अच्छा है। अपने घर वालों को संभालो, उन्होंने यही कहा है मुझसे, जो कि मैं जब से मेरी बहन गई तब से मैं करी नहीं हूँ। भगदड़ कांड के पीड़ितों से राहुल की मुलाकात, पीड़ितों के जख्मों पर राहुल गांधी का मरहम, हाथरस की कहानी का राजनीतिक रोड मैप। ये तस्वीरें भले ही अलग अलग परिवारों की हैं, लेकिन यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में किसी ने अपने को खोया है तो किसी ने अपने रिश्तेदार को। यही वजह थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सामने देखकर संवेदनाओं के बांध टूट पड़े। मेरी बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का ही सहारा खत्म हो गया भैया। कैसे जिंदगी कटेगी भैया, एकदम याद आते ऐसी लगता मेरी आत्महत्या कर ली अपनी भैया।
हाथरस और अलीगढ़ में राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे थे, लेकिन ऐसे मौकों पर सियासी हमलों की भी गुंजाइश होती है, लिहाजा राहुल गांधी ने सरकार और प्रशासन को घेर लिया। दुख बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। इससे पहले राहुल गांधी एक नहीं कई परिवारों से मिले, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता ने जब राहुल से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल जी कुछ कहेंगे? आपने परिवार से मुलाकात की है, राहुल जी 15 मिनट मिले हैं, राहुल जी कुछ कहेंगे क्या? समय कम था, लोगों की तकलीफ ज्यादा थी, इसीलिए राहुल गांधी भी जल्द से जल्द उन परिवारों का दर्द बांटने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने 2 जुलाई को हुए हादसे में किसी अपने को खोया था। इस दौरान पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ कांड का मुद्दा संसद में भी उठाने की मांग की। ये क्या था कि आप क्या चाहते हो? मैं सांसद में जाके वहाँ क्या कहते हैं इसकी अपील करूंगा, ये मुआवजा कम दिया जा रहा है और इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे वो नहीं है सुनवाई और हम बाहर आके उठाएंगे। उन्होंने बताया वो उसमें विधानसभा में वो उठाएंगे सवाल, और सवाल के तहत जो कुछ होगा तो वो किया जाएगा। राहुल गांधी के बयान की सियासी लपट बीजेपी के दरवाजे तक भी पहुंच गई। वो चिंता न करें, आ चुके हैं। वहाँ संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि मृतक आश्रित के परिवारों के कल्याण के लिए सोचें, उनका मुआवजा दें और उनका इलाज कराएं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे, मेरी लोकसभा के लगभग 17 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके घर पे भी हो आया हूँ और प्रतीकात्मक कल सुबह चेक भी दे के आया हूँ, और जो बचे हुए लोग हैं उनके यहाँ भी जाऊंगा। हाथरस भगदड़ कांड का मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है, यही वजह है कि इसकी तपिश अभी और दूर तक जाने वाली है।